हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्लास आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th में ये चैप केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है और इस चैप्टर की वेटेज भी काफ़ी सही है और सीबीएसई बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और काफ़ी इजीली भी है। इजी है, बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं यार चैप्टर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अनुराग सक्सेना है और हमारा एक चैनल कंपाइल्ड एजुकेशन है। उस पर हम सारी क्वालिटी एजुकेशन की वीडियोस आपके लिए डालते रहेंगे। 9th 10th 11th 12th के सारे सब्जेक्ट्स की सारी वीडियोस हम आपके लिए डालते रहेंगे, उस पर अपलोड करते रहेंगे। इसके अलावा कई और कोर्सेज भी हैं, इस पे हम अब हमारे चैनल पर वीडियोस डालते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो जिससे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम कवर करेंगे। हम टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते जाएंगे और हमारा चैप्टर ऐसे पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ताकि थोड़ा आपको लगे कि आप जो आगे वाली वीडियोस में, आगे वाले लेक्चर्स में हम जो पढ़ेंगे किस वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है एक्चुअली में अभी जो प्रेजेंट में 115 एलिमेंट्स जो हैं वो नोन है। उसको हमने कैटेगराइज करा है और वो जो एलिमेंट्स नोन है उनसे हमने कई सारे कंपाउंड्स बनाए हैं। उनको कंबाइन करके बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करे हैं हमने। उन कंपाउंड्स को हमने कैटेगराइज करा है, या फिर आप कह सकते हैं उसको हमने डिवाइड करा है एसिड बेस एंड सॉल्ट में, कि कौन से कंपाउंड एसिड है, कौन से कंपाउंड बेस है, कौन से कंपाउंड हम सॉल्ट की कैटेगरी में रखेंगे। तो बस इतना ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो आपका थोड़ा सा था ओवरव्यू। हम अब देख लेते हैं कि इसमें हम क्या चैप्टर्स पढ़ेंगे, सॉरी क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर तो एसिड बेस एंड सॉल्ट ही है, इसमें हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है, अदरवाइज हम इंडिकेटर तो डिटेल में पढ़ेंगे ही। इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, इंडिकेटर क्या काम करता है, इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक, और भी हैं जो हम अभी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड है या बेस है, हम कैसे टेस्ट करते हैं, वो इंडिकेटर से टेस्ट करते हैं। और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एसिड्स की, फिर उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एसिड की, अगर हम उसको किसी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है। फिर उसके बाद यूजेस क्या हैं एसिड्स के, कि एसिड्स के क्या यूजेस, एसिड के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। काफ़ी एसिड जो है काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल भी है और काफ़ी आप कह सकते हो हार्मफुल भी है। तो ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा बेसिस, की अगर हमने एसिड्स इंडिकेटर्स पढ़ लिए तो उसके बाद हम एसिड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम बेसिस पढ़ेंगे। बेसिस भी सेम यही है, कितने टाइप के बेसिस होते हैं, बेसिस भी कई तरह अलग अलग टाइप को हमने कैटेगराइज कर दिया है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस पढ़ेंगे कि बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। यूजेस हैं हमारे की, यूजेस क्या हैं हमारे डेली लाइफ में बेस के, कहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद हम एक पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पीएच स्केल कुछ नहीं, एक स्केल जैसा हम कह सकते हैं कि एक स्केल जैसा होता है जिस पर न्यूमरिक वैल्यू लिखी होती है 1 से लेकर 14 तक। उसको हम ऐसे उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं, जो भी उसकी वैल्यू स्केल से आती है तो उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिड और बेस नहीं है, न्यूट्रल है, वो हम पढ़ेंगे। पीएच स्केल काफ़ी अच्छा टॉपिक है हमारा, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की, सब कुछ। उसके बाद डिल्यूशन एंड कंसंट्रेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे हम, अगर हम किसी एसिड को डाइल्यूट कर दें तो उसकी पीएच वैल्यू की पीएच वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है, कंसंट्रेट कर दें तो पीएच वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है। उसके बाद हम सॉल्ट्स देखेंगे
अभी तक हमने एसिड देख लिया, बेस देख लिया, इंडिकेटर्स देख लिए। उसके बाद हमारा सॉल्ट्स है। सॉल्ट्स कई तरह के होते हैं, सॉल्ट्स को भी हमने काफ़ी अलग अलग कैटेगराइज कर रखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्या इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, कैसे ये बने हैं, कौन कौन से एलिमेंट से कंबाइन करके हमने बनाया गया है, वो भी हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जो चैप्टर के सिलेबस में है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और भी अगर कोई होगा तो हम वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी सिलेबस में होगा। पूरा सिलेबस हो जाएगा ऐसे करके, आपका टॉपिक वाइज टॉपिक हम करेंगे तो एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा आपका हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात लेने नहीं है। इसमें जो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इनकी हम प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरीज में, और कैसे यूज़ होता है, वो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो आज का जो मैंने मेन टॉपिक्स के आपको बताए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, कि हम कैसे इसको आगे करेंगे, कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो मेन टॉपिक्स हमारे कुछ ये हैं। मैं जब भी आपको कोई नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा तो उससे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि उसके मेन टॉपिक्स क्या हैं और हम कैसे उसके ऊपर आगे धीरे 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 कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे टॉपिक वाइज टॉपिक को चैप्टर खत्म करेंगे। ओके, तो हमारा जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, इंडिकेटर होगा, क्योंकि इंडिकेटर जो है हमारा सबसे ऊपर है। पहले हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स के बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, और भी जो भी चीज़ें होंगी वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम एसिड्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है इंडिकेटर्स, वो स्टार्ट करते हैं। इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स वो एक सब्सटेंस है जो कि ये पता लगाने में हमारी हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में, किसी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है हमारी, कि वो एसिड है या फिर बेस है। हम क्या करेंगे, किसी भी इंडिकेटर से ये पता लगाते हैं, टेस्ट करते हैं कि वो जो सब्सटेंस हमारे पास प्रेजेंट है, जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है, वो एसिड है या बेस है। और अगर और वो कैसे पता चलता है, बाय इट्स चेंज इन कलर। उसके कलर में चेंज हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो उसे हम इंडिकेटर कहते हैं, या वो सब्सटेंस भी हो सकता है, या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं हमारी, ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई, या फिर हमारा टर्मरिक हो सकता है, अनियन हो सकता है, वनीला है। ये सारे इंडिकेटर्स हैं। ये क्या कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, काम कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि एसिड है, बेस है, उनका कलर कैसे चेंज होता है, वो सब हम अभी देखते हैं। तो उसके बाद है हमारा, फॉर एग्जांपल में हमने लिटमस और फिनोल्फथलीन एक्सेट्रा, कई सारे हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। अभी हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, मैंने दो ही लिखे हैं। तो इंडिकेटर क्या है? एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस विच वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और अ बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। उसके कलर के चेंज होने के बेसिस पे हम बताते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। एग्जाम्पल कई सारे हैं, मैंने दो ही लिखे हैं, लिटमस, फिनोल्फथलीन हो गया, और भी बहुत सारे, मिथाइल ऑरेंज हो गया, चाइना रोज है, हमारा रेड कैबेज है, टर्मरिक है, अनियन है, वनीला है। हम देखते हैं अभी आगे धीरे धीरे क्या है। तो फिर मैंने क्या करा है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में क्या है, हमने ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है, इनका कोई बड़ा डिवीज़न नहीं है, मैंने ही अलग अलग कर दिए हैं सबको, ताकि आपको थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आते जाएँ चीज़ें। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर नहीं है, बुक में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, बस अलग अलग उन्होंने बताया है कि कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, कौन से ऑल्फैक्टरी, कौन से सिंथेटिक। मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया है ताकि इजीली समझ में आए। ओके, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में तीन हैं, वैसे तो चार होते हैं। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर अपने आप में ही एक टॉपिक है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर आगे डिस्कस करेंगे, वो हाँ, वो एक अलग सा ही टॉपिक है। हाँ, तो उसके बाद हम फर्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में, वो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये तीनों इंडिकेटर्स हैं। ये तीनों कैटेगरी है इंडिकेटर्स की, जिन्होंने इसको हमने कैटेगराइज करा हुआ है। तो पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होंगे जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। तो ये सारे जो भी इंडिकेटर्स हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, वो सारे इंडिकेटर्स हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं।
ठीक है, तो इसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल में मैंने इसमें लिखा हुआ है लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एक्सेट्रा, और भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे कॉमन 3 हैं वो लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैबेज ही है, जो आपकी बुक में भी मिलेगा आपको। तो अब देखते हैं कि लिटमस कैसे ये पता लगाता है, लिटमस कैसे एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है, कि वो कैसे पता लगाता है कि एक एसिड है या फिर एक बेस है। तो देखते हैं लिटमस का। तो लिटमस जैसे आपको दिख रहा होगा, एक नीचे मैंने पिक्चर लगाने की कोशिश की है, पिक्चर शो करने की, वो रेड कलर और ब्लू कलर के कुछ पेपर जैसे हैं। तो बिल्कुल लिटमस इसी तरीके का होता है। ब्लू कलर का और रेड कलर का दो अलग अलग कलर के लिटमस के पेपर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हाँ पेपर होते हैं। उस पेपर पे अगर हम कोई भी सॉल्यूशन डालते हैं तो वो सॉल्यूशन डालने के बाद उस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, और उस पेपर का कलर चेंज होने से हम ये पता लगाते हैं कि वो जो हमने सॉल्यूशन डाला था वो एसिड था या फिर बेस था। तो देख लेते हैं क्या है लिटमस। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। हाँ, जो लिटमस है वो लाइकेन से मिलता है। लाइकेन एक तरह का प्लांट होता है जो कि हमारा आई थिंक थैलोफाइटा डिवीजन में आता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसे करके डिवीजन है, सब डिवीजन हैं। ये बायो की बायोलॉजी है, बायोलॉजी के सब जो चैप्टर्स हैं हम आगे उसमें पढ़ेंगे। उसमें है जब हम किसी भी प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, डिवीजन के बाद सब डिवीजन में हमारे ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और भी एक्सेट्रा आते हैं। तो लाइकेन एक प्लांट है जो कि हमारा थैलोफाइटा के ग्रुप में आता है। तो हमें जो लिटमस है वो लाइकेन प्लांट से मिलता है, इसलिए ये नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में आता है। तो इट कैन बी यूज इन दी फॉर्म ऑफ ये लिटमस जो है वो लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, और लिटमस पेपर की, जनरली हम लिटमस पेपर यूज करते हैं, और लिटमस सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। दो तरीके से इसे हम यूज कर सकते हैं, या तो लिटमस सॉल्यूशन, अगर लिटमस सॉल्यूशन होगा तो पर्पल कलर का होगा, और लिटमस पेपर होगा तो पेपर जो है वो दो टाइप का होता है। लिटमस का पेपर इट इज ऑफ टू टाइप, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ओके, तो लिटमस पेपर मैंने जैसे कि आपको दिखाने की कोशिश करी है कि इस तरीके का होता है। आपकी बुक में भी शायद, हाँ, एनसीईआरटी की बुक में इसका फिगर होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। उसमें ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर इस तरीके से होते हैं। अब ये कैसे बताते हैं कि एसिड है या फिर बेस है? तो अगर जब कभी हम एक एसिड जो है अगर वो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाल देते हैं, हमने क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया, हमें नहीं पता कि वो एसिड है, हमने क्या करा, एक सॉल्यूशन लिया, वो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाल दिया। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर कोई भी सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। अगर इफ उसका कलर टर्न हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है रेड में, तो दैट्स मीन इट इज एन एसिड सॉल्यूशन, कि वो एक एसिड है, ये पता चलता है हमें उससे। और दूसरा, अगर हम क्या करें, कोई बेस ले लेते हैं, बेस सॉल्यूशन, या फिर हम मान लेते हैं कि हमें उस जो अननोन सॉल्यूशन है हमें नहीं पता कि वो बेस है एसिड है, हम तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कभी उस सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पे डालते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, यानी कहने का मतलब है वाइस वर्सा है। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे और उसका कलर चेंज होकर रेड कलर में हो गया, दैट इट्स मीन कि वो एक एसिड है। अगर आपने रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन यूज रेड लिटमस पेपर यूज करा है और उस पर आपने कोई सॉल्यूशन डाला है और वो अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, उसका जो कलर था वो टर्न हो गया इनटू ब्लू कलर, देन इट्स मीन कि वो एक बेस है। बेस या फिर एल्कली, उसके दो नाम है। एल्कली भी हम बुक में मिलेगा आपको, एल्कली भी लिखा होता है, बेस भी, दोनों का सेम मतलब है। तो ये था लिटमस। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें लाइकेन से मिलता है। ये इसका जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का होता है, और टू टाइप्स का होता है, ब्लू और रेड लिटमस पेपर। पेपर टू टाइप्स के होते हैं, कलर जो सॉल्यूशन है वो पर्पल कलर का होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। लिटमस पेपर के बाद है हमारा टर्मरिक। जो सेकंड हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मरिक। टर्मरिक आपने देखा भी होगा कि हल्दी के जो है स्टेन लग जाते हैं क्लोथ्स वगैरह पे, तो वो टर्मरिक है। और इट इज एन अनदर इंडिकेटर, टर्मरिक इज येलो इन कलर। टर्मरिक सॉल्यूशन टर्न रेडिश ब्राउन विद बेस एंड इट जस्ट नॉट चेंज कलर विद एसिड। तो टर्मरिक जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, उससे भी हम ये पता लगा लेते हैं, उससे भी वो भी एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है, कि वो ये बताने में कि ये एसिड है या बेस है, एसिड सॉल्यूशन है या बेस सॉल्यूशन है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मैंने लिखा है इट इज एन अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलो इन कलर। टर्मरिक जो है वो येलो कलर की होती है, जैसा कि हम जानते भी हैं। और अगर किसी आपने देखा होगा कि किसी क्लोथ पे टर्मरिक हल्दी जो है वो गिर जाती है,
तो स्टेन आ जाता है, दाग आ जाता है। तो उसको फिर हम क्या करते हैं, जब हम धोते हैं, वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जो उसका कलर है वो येलो से चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन या फिर रेड ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि जब वो टर्मरिक सॉल्यूशन जो था वो एक सोप सॉल्यूशन के साथ जब वॉश होता है तो सोप सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाता है। सोप सॉल्यूशन एक तरह का बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेस होता है, बेस होता है वो सोप सॉल्यूशन जो है, वो हमारा सोप जो है वो बेस है। तो सोप सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद वो रेडिश ब्राउन कलर का इसी वजह से हो जाता है जब कभी हमारे क्लोथ पे स्टेन लग जाता है टर्मरिक का। तो टर्मरिक एक येलो कलर की है जो कि अगर कभी बेस के साथ रिएक्ट करता है, टर्मरिक बेस, टर्मरिक सॉल्यूशन जो है वो एक बेसिक बेस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, या फिर उसको हम बेस सॉल्यूशन के साथ कंबाइन या मिक्स करते हैं तो एक रेडिश ब्राउन कलर का कलर आता है, येलो कलर से चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर में। तो इससे हमें ये पता चल जाता है, रेडिश ब्राउन कलर आते ही हमें समझ जाते हैं, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने इसके साथ कंबाइन किया था, जो सॉल्यूशन जिसके साथ इसने रिएक्ट करा है वो सॉल्यूशन हमारा बेस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। और अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है उसका, येलो का येलो ही है सेम, तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन या जो सब्सटेंस जिसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे टर्मरिक की हेल्प से, वो एसिड है। अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है तो वो एसिड है। अगर कलर चेंज हो जाता है, येलो से रेडिश ब्राउन कलर में आ जाता है, तो दैट्स मीन वो बेस है। तो टर्मरिक हमारा इस तरीके से हेल्प करता है सब्सटेंस को ये आइडेंटिफाई करने में कि ये एसिड है या बेस है। उसके बाद हमारा थर्ड नेचुरल इंडिकेटर है जो बुक में है, हमारे थर्ड नेचुरल इंडिकेटर वो रेड कैबेज के बारे में बताया गया है। रेड कैबेज का जो जूस होता है, या फिर जूस मीन्स उसका सॉल्यूशन बनाना, तो सॉल्यूशन जो जूस होता है वो लाइटली पर्पल कलर का होता है। रेड कैबेज लिखा है बट रेड भी होता है बट थोड़ा थोड़ा लाइटली पर्पल कलर का होता है। वो पर्पल कलर का होता है सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को अगर हम एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कौन सब्सटेंस एसिड है, कौन सब्सटेंस बेस है, बाय चेंज इन इट्स कलर। उसके कलर में चेंज आ जाता है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वैसे ही रेड कैबेज भी वही है कि उसका पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, रेड कैबेज का पर्पल कलर के सॉल्यूशन होता है। अगर हम उसे एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं या फिर हमें एक सब्सटेंस है जो हमें नहीं पता, हमारे लिए अननोन है, अगर हम उससे क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, कंबाइन करते हैं रेड कैबेज के सॉल्यूशन में, तो उसका जो कलर है वो पर्पल कलर से रेडिश कलर में आ जाता है, रेड कलर में आ जाता है। पर्पल कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा, पर्पल कलर से रेडिश कलर में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है। सेम ऐसे ही बेस का भी है, बेस में वो ग्रीन कलर का हो जाता है, सिंपल है। एसिड में वो पर्पल से रेड कलर में हो जाता है अगर एसिड है, इनकेस अगर इनकेस कि वो बेस जो सब्सटेंस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो हमारे लिए अभी तक अननोन है, अगर वो इनकेस वो बेस है एक्चुअली में, तो जो कलर है पर्पल कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एसिड है या बेस है। अभी तक हम इंडिकेटर्स ही पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारी आज की जो वीडियो है उसमें हम इंडिकेटर्स पे ही डिटेल डिस्कशन करेंगे और आज की जो वीडियो है उसमें पूरा इंडिकेटर्स कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम एसिड स्टार्ट करेंगे और एसिड्स के बाद फिर बेस, ऐसे करके हम धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी जल्दी नहीं करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड है, हमने तीन कैटेगराइज इंडिकेटर्स को तीन कैटेगराइज करा था इंडिकेटर्स को, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिया हमने। उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम बाद में देख लेंगे, पहले सिंथेटिक इंडिकेटर्स देख लेते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है सिंथेसाइज किया जाता है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, लेबोरेटरी में मतलब लैब्स वगैरह में बनाते हैं। केमिकल होता है, केमिकल सॉल्यूशन होता है, कई सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, एक केमिकल सॉल्यूशन बनाते हैं। वो केमिकल सॉल्यूशन हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है।
इसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं खुद, इसलिए इसको नाम है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के भी एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। और जैसे कि फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन भी एक केमिकल है, और मिथाइल ऑरेंज वो भी एक केमिकल है। उनके जो नेम है वो ये है, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, एक्सेट्रा और भी हैं, लेकिन हमारे लिए यही दो कॉमन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में फ़िलहाल, तो यही है, बाकी और भी होते हैं। तो फिनोप्थलीन देख लेते हैं। फिनोप्थलीन जो है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, पानी की तरह कह सकते हैं, वाटर की तरह होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। अगर हम इसको क्या करते हैं, उस कलरलेस लिक्विड में अगर हम कोई एसिड सॉल्यूशन डाल देते हैं या फिर कोई एसिड डाल देते हैं, तो उसका कलर फिर भी चेंज नहीं होता, इट रिमेन कलरलेस, फिर भी वो कलरलेस ही रहता है। अगर हम उसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन डाल देते हैं, कोई बेस नेचर का सॉल्यूशन डाल देते हैं, तो उसका कलर जो था वो कलरलेस से पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो जैसे ही फिनोप्थलीन का जो लिक्विड जो था वो कलरलेस था, और जैसे ही वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, देन वी विल आइडेंटिफाई दैट कि ये एक बेस है, कि जो सब्सटेंस हम जो भी सॉल्यूशन है, सब्सटेंस है जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो एक बेस है। अगर वो पिंक कलर हो जाता है, अगर कलरलेस रहता है, देन इट्स मीन्स कि वो एक एसिड है, कि वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है, और वो एक एसिड सब्सटेंस है। तो फिनोप्थलीन क्या करता है, कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड को कलरलेस ही रहता है अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर उसको हम कंबाइन करते हैं एक एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, या फिर अगर हमें एक या फिर अगर इनकेस वो बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसका जो कलरलेस लिक्विड था वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है, और हमें पता चल जाता है कि वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। सेकंड है वो है हमारा मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन के बाद मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक ऑरेंज कलर का होता है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। ये भी एक तरह का केमिकल लिक्विड सॉल्यूशन है, और मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, और जैसे ही हम इसको एसिड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, इसके अंदर हम एसिड सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये रेड कलर का एक हमें सॉल्यूशन मिलता है, एक रेड कलर देता है। तो वो रेड कलर से हम पता लगाते हैं कि जो हमने सब्सटेंस या सॉल्यूशन जिसको हमें आइडेंटिफाई करना था, वो एक एसिड सॉल्यूशन है या फिर एक एसिड सब्सटेंस है, एसिड नेचर का है। तो एक ऑरेंज कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज, और ये एसिड के साथ रेड कलर का देता है, और बेस के साथ येलो कलर का देता है। एसिड के साथ रेड कलर का होता है, रेड कलर का सब्सटेंस मिलता है हमें, और बेस सॉल्यूशन अगर वो मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेस के साथ किसी भी बेस सब्सटेंस सॉल्यूशन के साथ कंबाइन करते हैं, तो जो कलर ऑरेंज कलर होता है वो चेंज हो जाता है येलो कलर में। तो वो इसका मतलब ये है कि वो बेस सॉल्यूशन सिंपल है। अगर ऑरेंज कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर ऑरेंज कलर येलो कलर में चेंज हो जाता है तो उसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है या बेस सॉल्यूशन है। तो ये था सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स इतने ही हैं हमारे सिलेबस में, और इसमें दो एग्जाम्पल हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा है नाम, काफ़ी वैल्यू है। फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बाद ये हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए। अब सेकंड वाला जो है वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, जो कि हम थर्ड पे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो देखते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी एक तरह के इंडिकेटर्स हैं, या फिर आप कह सकते हो वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है। जी हाँ, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है अगर वो एसिड के साथ मिक्स हो जाए या फिर बेस के साथ मिक्स हो जाए, किसी भी सब हमें नहीं पता कि वो सब्सटेंस कौन सा है। इन केस हमने क्या करा, एक अननोन सब्सटेंस लिया, उसको मिक्स कर दिया एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के साथ। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो हमारे सिलेबस में है वो ऑनियन एंड वेनिला है, बाकी और भी होते हैं, हम ऑनियन एंड वनीला का ही पढ़ेंगे। ऑनियन एंड वनीला है, अनियन को हमने क्या करा, एक ऐसे अनियन एक इंडिकेटर की तरह करेगा, तो हमने एक सब्सटेंस लिया या एक सॉल्यूशन लिया, उसको हमने मिक्स कर दिया, जो हमें नहीं पता है कि वो एसिड है बेस है, उसको हमने मिक्स कर दिया अनियन के साथ, या उसको हमने कंबाइन कर दिया एसिड के साथ, सॉरी अनियन के साथ कंबाइन कर दिया। अगर अनियन जो करेगा, अनियन अपनी स्मेल लूज कर देगा, अनियन लूजेज इट्स स्मेल एंड व्हेन एडेड विद बेस, सॉरी अगर हम एसिड अगर हम डालेंगे तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विद एसिड। सॉरी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। अगर हम फिर सुन लीजिए, अगर हमने कभी एक अननोन सब्सटेंस लिया, वो अननोन सब्सटेंस इन केस कि वो एसिड है, हमें नहीं पता लेकिन वो एसिड है एक्चुअली में, अगर हमने उसे कंबाइन करा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अनियन के साथ करा, तो अनियन क्या करेगा, अगर वो एसिड है तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा।
उसकी स्मेल में कोई चीज़ नहीं आएगा, अनियन की जो नेचुरल स्मेल होती है वही आएगी। लेकिन अगर इन केस की वो बेस था, इन केस वो एक्चुअली में बेस था, हमने एसिड लिया, अगर वो बेस था तो अनियन की जो स्मेल नेचुरल स्मेल होती है वो नहीं आएगी, अनियन अपनी नेचुरल स्मेल खो देगा। तो इससे हमें उसकी स्मेल से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें उनकी स्मेल से पता चलता है कि इसके साथ जो हमने सब्सटेंस मिक्स किया था वो एसिड था या फिर बेस था। अगर हम अनियन के साथ कर रहे हैं तो अगर वो एसिड होगा तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, जो नेचुरल उसकी स्मेल थी सेम वैसे की वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर अगर हमने बेस के साथ करा तो वो अपनी स्मेल खो देगा, अनियन अपनी स्मेल खो देगा और उसकी कोई स्मेल नहीं आएगी। इसमें पता चल जाएगा कि जो हमने सब्सटेंस जो भी सॉल्यूशन उसके साथ मिक्स किया है, ऐड किया है, वो एक बेसिक सॉल्यूशन है या बेस नेचर का है। उसके बाद हमारा वेनिला है, जो हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का सेकंड एग्जांपल है, वो है हमारा वेनिला। वेनिला, द स्मेल ऑफ वेनिला वैनिश विद बेस एंड द स्मेल डज नॉट वैनिश विद एसिड। अगर हमने क्या करा, वेनिला सेम अनियन का है वैसे ही सेम वेनिला का भी है। वेनिला जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी स्मेल जो होगी वो वैनिश हो जाएगी या फिर खो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी या गायब हो जाएगी। वैनिश मीन्स गायब हो जाती है। लेकिन अगर वो एसिड के साथ करेगा तो उसकी स्मेल गायब नहीं होगी, सेम जो अनियन का था सेम वो वेनिला का है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें भी बेस में उसकी जो अनियन की जो स्मेल होती है वो वैनिश हो जाती है, अनियन अपनी जो स्मेल है वो लूज कर देता है। और वेनिला में भी सेम, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस के साथ मिक्स करेंगे तो वेनिला भी अपनी स्मेल जो है वो वैनिश कर देगा, वैनिश हो जाएगी और इसमें वेनिला अपनी स्मेल को लूज कर देगा, गायब हो जाएगी। और अगर एसिड के साथ करेंगे तो वेनिला की कोई भी स्मेल जो है वो गायब नहीं होगी और कोई भी स्मेल वो लूज नहीं करेगा, जो उसकी वेनिला की नेचुरल स्मेल जो है वही स्मेल आएगी। तो इससे हम क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इतने ही थे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मैं फिर से बता देता हूँ। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपनी स्मेल के चेंज होने से बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। ओके, तो हमारे इंडिकेटर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर्स को हमने 3 में डिवाइड किया है। एक चौथा भी इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो एक अलग से काफ़ी अच्छा टॉपिक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसमें हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, तो वो एक अलग सा टॉपिक है, उसे हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेन जो 3 थे वो यही थे, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो आज की वीडियो में हमने ये इंडिकेटर्स जो है वो ख़त्म कर लिए। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। उसके बाद मेरे पास एक और है जिससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये मैंने एक चार्ट बनाने की कोशिश की है, एक टेबल बनाने की कोशिश की है, जिससे मैंने आपको आज के वीडियो में जो भी पढ़ाया है वो आप काफ़ी ईजिली इससे लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमने आज कितने टोटल 8 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। रेड लिटमस पेपर था, फिर ब्लू लिटमस पेपर था, फिर टर्मरिक था, रेड कैबिज था, फिर नॉफ्थलीन था, मिथाइल ऑरेंज था, अनियन था, वेनिला था। टोटल ये थे। तो उसके मैंने साइड में ओरिजिनल कलर्स लिखे हुए हैं। फिर उसके नेक्स्ट में मैंने एसिड कि अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, विद एसिड करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो क्या कलर चेंज होगा या उसकी स्मेल कैसे चेंज होगी। अगर हम उसे बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैसे उसका कलर चेंज होगा और कैसे उसकी स्मेल चेंज होगी। ये मैंने एक टेबल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट देखते हैं, रेड लिटमस जो है उसका कलर, ओरिजिनल कलर रेड होगा। और अगर हम उसे एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया था कि अगर पहली वाली स्लाइड में लिटमस के बारे में बताया था कि लिटमस जो है वो एन एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, कि अगर हमने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया उसके ऊपर अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो वो रेड कलर का हो जाएगा। इफ़ इन केस कि हम ब्लू लिटमस पेपर नहीं ले रहे, हम रेड लिटमस पेपर ले रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा सब्सटेंस है वो हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता कि एसिड है बेस है। तो इन केस कि अगर हमने रेड लिटमस पेपर लिया है और हमने उसके ऊपर एक एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रेड में ही है तो वो रेड में ही रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एसिड के लिए ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करते हैं और बेस के लिए रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। तो वही है ये लास्ट वाली जो टेबल है, इसमें मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेड लिटमस पेपर जो है वो रेड है और एसिड के साथ कोई कलर चेंज नहीं होगा, बेस के साथ ब्लू आएगा। ब्लू लिटमस के साथ ब्लू जो ओरिजिनल कलर होगा ब्लू लिटमस का वो ब्लू होगा,
एसिड के साथ वो रेड कलर का आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया, और बेस के साथ नो चेंज क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लू कलर का ही है, तो बेस जो है वो ब्लू कलर में चेंज करता है रेड लिटमस पेपर को, लेकिन अगर वो कलर ब्लू में ही है तो कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद टर्मरिक है हमारा। टर्मरिक जो है वो ओरिजिनल टर्मरिक जो है वो येलो कलर की होती है, लेकिन एसिड के साथ कोई कलर में चेंज नहीं आता और बेस के साथ रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। रेड कैबेज जो है, रेड कैबेज लाइटली पर्पल कलर की होती है, या फिर आप कह सकते हो कि रेड कई बुक में रेड कलर भी लिखी है, कई बुक में पर्पल कलर भी है, तो रेड कलर भी बोल सकते हो आप कि रेड कलर की ओरिजिनल कलर जो है वो रेड है। एसिड, अगर हम उसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रेडिश हो जाती है, या फिर कह सकते हो रेड ही रहती है, और बेस के साथ करते हैं तो वो ग्रीनिश येलो कलर की हो जाती है। ग्रीनिश येलो मीन्स थोड़ा थोड़ा ग्रीन हो जाती है और थोड़ा थोड़ा येलो का शेड आता है, तो ग्रीनिश येलो हो जाती है। फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस लिक्विड होता है, हमने पढ़ा भी था अभी। तो ओरिजिनल कलर उसका फिनोप्थलीन का कलरलेस है, एसिड के साथ कोई कोई भी कलर वो शो नहीं करता, कलरलेस ही रहता है। लेकिन अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ उसे हम कंबाइन करते हैं, अगर हम बेस चेक करते हैं मिथाइल फिनोप्थलीन से, तो उसका कलर कलरलेस से पिंक हो जाता है। फिर उसके बाद है सिक्स्थ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर जो होता है मिथाइल ऑरेंज का वो ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज का, हाँ, वो ऑरेंज कलर का होता है, जैसा कि नाम इसका मिथाइल ऑरेंज है। और अगर उसे हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर हम एसिड सॉल्यूशन चेक करते हैं मिथाइल ऑरेंज से, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, उसका जो कलर होता है ऑरेंज से रेड। अगर वो बेस है तो ऑरेंज से येलो। अनियन जो है ओरिजिनल कलर तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अनियन को हमें स्मेल के बेसिस पे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है अनियन एंड वनीला, तो उसको हम स्मेल के बेसिस पे चेक करते हैं कि वो एसिड है सॉल्यूशन या फिर बेसिक है वो सॉल्यूशन। तो अगर वो एसिड होगा तो अनियन और वैनिला दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी उनकी जो स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, जो उनकी नेचुरल स्मेल आ रही थी वही आएगी। लेकिन अगर बेस के साथ अगर हमने अनियन और वनीला को अगर हमने कंबाइन किया है तो इसकी स्मेल जो है वो वैनिश हो जाएगी, दोनों अपने अपनी स्मेल को लूज कर देंगे, खो देंगे, और हमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमने सब्सटेंस रिएक्ट करवाया है अनियन और वनीला के साथ वो एक बेसिक नेचर का है और एक बेस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं, सारे जितने भी हमारे इंडिकेटर्स थे वो पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम एसिड, अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी उसमें हम अब एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, एसिड्स क्या होते हैं। तो उसके बाद बेस, हम टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करेंगे, ऐसे हमारी पूरा जो चैप्टर होगा वो कवर हो जाएगा। और भी चैप्टर्स की वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी इस चैनल पे। और हाँ, थैंक यू गाइज, and please like and share my channel. Okay, thank you.